ब्रेक के बाद फेस टू फेस में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं परिवहन मंत्री आफताब अहमद जी के साथ। आफताब जी, अगर बात करें राजनीति की, तो फिलहाल राव इंद्रजीत सिंह के कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाने के बाद, क्योंकि 13 तारीख को वो बीजेपी में विधिवत रूप से शामिल हो गए हैं, तो इसके बाद अब जो है दक्षिणी हरियाणा की राजनीति के अंदर कांग्रेस को कितना नुकसान होगा राव इंद्रजीत सिंह के जाने से? किसी राजनीतिक अगर कोई राजनीतिक नेता ये समझे कि कोई राजनीतिक दल उसी के भरोसे या उसी के उस पर चल रहा है, तो ये तो उसकी गलतफहमी है। और कांग्रेस में तो ऐसा बहुत बार हुआ है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं तो ये कहता हूं कि राजनीतिक उसके पोजीशनिंग के लिए उन्होंने अपनी किसी चीज का एक अवसरवाद की राजनीति करी। पहले लोगों को कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा, इंसाफ मंच बनाया, आपके इलाके में ही उन्होंने इंसाफ मंच की पहली रैली भी की, रैली भी करी, लोगों को ये करेंगे, बड़े बड़ी बातें करी। अल्टीमेटली उनका क्या था? उनका ये था अपना राजनीतिक में अपना मेरा जो है राजनीति में अपना किसी से एडजस्टमेंट हो जाए, कभी चौटाला के मतलब रैली में जाना, कभी उसकी वो करना, कभी अल्टीमेटली अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी से। तो अपनी राजनीतिक पोजीशनिंग उन्होंने करी है और उस चीज के लिए अब उस चीज को करा है। और वो भी कहीं झज्जर में बुकिंग करा दी कि हम रैली करेंगे, वो चलिए सर, आप नूंह से विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो इस जरिए से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं आपसे। तो आपने मेवात के लोगों को, नूंह का जो स्पेसिफिकली एरिया है, उसको क्या कुछ दिलाया है कैबिनेट में पद आने के बाद? देखो, ऐसा नहीं है कि 2005 से जब से प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनी है, उसमें हमने जिला बनाने से लेके और आज तक, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे शिक्षा के लिए हमने स्कूल अपग्रेड की बात हो, और शिक्षा के लिए विशेष तौर पे पूरे हिंदुस्तान में पहली बार एक अलग से जिले के लिए शिक्षा का कैडर स्थापित किया है, जिससे कि शिक्षकों की जो कमी निरंतर रही है वो बरसों से, उसको पूरा किया जा सके। स्वास्थ्य के लिए हमने, लोग तो छोटे छोटे हॉस्पिटल में डॉक्टर ना होने की बात करते थे पिछली सरकारों में, लेकिन हमने एक मेडिकल कॉलेज राजा हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज स्थापित करके और उसे चला के आपके सामने जो है जनता के लिए, सेवा के लिए उसको समर्पित कर दिया। ठीक है, लेकिन मेवात इलाके की बात की जाए तो केवल एक बड़ा अस्पताल है पूरे मेवात में, आफिया हॉस्पिटल मांडीखेड़ा। अगर बाकी चीजों की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं इतनी है कि मेल डॉक्टर्स को डिलीवरी तक करानी पड़ती है। नहीं, अब आप यू आर मिस इन्फॉर्म। अब ऐसी कोई बात नहीं है हमारे यहाँ। जैसे आपने कहा, अलाफिया हॉस्पिटल तो है ही, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है हेल्थ सर्विसेज का, लेकिन मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है नल्हड़ नूंह में, और फीमेल डॉक्टर्स अब मतलब उसमें अवेलेबल भी हैं, पूरे जिले में अवेलेबल। और पहली बार इतनी डॉक्टर्स की प्रेजेंस, मैं कहता हूं हिंदुस्तान में ही, और प्रदेश में सब जगह डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन पहली बार हमने डॉक्टर इतनी संख्या में मुहैया कराए हैं। छोड़िए, आम आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके अंदर पानी जो है वो बहुत बड़ी जो है जरूरत है एक आम आदमी की, और आज भी मेवात के लोग टैंकरों के जरिए अपनी प्यास बुझा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, राजीव गांधी पेयजल योजना के तहत 250 गांव से ऊपर जो है हमने रिन्यूएबल परियोजना के तहत हमने जो है पीने का पानी मुहैया कराया है, और आज बहुत बड़ी संख्या में पीने के पानी की समस्या का हमने जो है इंतजाम किया है। बड़ी समस्या का इंतजाम की आप बात कर रहे हैं, वहीं पर वो इलाका भी है जो आपका ही इलाका है, आपसे ही जुड़े हुए, डायरेक्ट जुड़े हुए लोग हैं। बाकी प्रदेश के लोग इतने ज्यादा आपके तक नहीं पहुंच पाते जितना मेवात के लोग पहुंच रहे हैं, और वहां भी टैंकरों के जरिए प्यास बुझाई जा रही है और पानी नहीं है लोगों के पास पीने का। हमारी ये समस्या पीने के पानी के आज से नहीं, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी समस्या है। लेकिन हमने 300 करोड़ रुपए से रिन्यूएबल परियोजना को इंप्लीमेंट करके और उस चीज में करा है। जहां जहां कमियां हैं उनको दूर कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो है 110 करोड़ रुपए की परियोजना से और कैनाल बेस्ड जो है पीने के पानी की स्कीम है उसको शुरू कर बहुत जल्दी होने जा रही है, जिससे कि और उसको मजबूत किया जा सके। तो इसलिए हम ये मानते हैं आने वाले समय में पीने के पानी की चुनौती जो है उससे हम निपट लेंगे और पीने के पानी मुहैया पूरी तरीके से पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक प्रोजेक्ट आया कोटला झील का, वो ठीक है, सिंचाई के लिए परियोजना है। सिंचाई की परियोजना के लिए कोटला झील का प्रोजेक्ट आया कि एरिया के किसानों को पानी मिलेगा। जी 5000 एकड़ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सिमट कर रह गया 800 एकड़ में। नहीं, वो जो है 108 एकड़ का प्रथम
जो है श्रेणी प्रथम जो है चरण में उसको, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से उसको चरणबद्ध करेंगे। तरीके से भी है, लेकिन टोटल प्रोजेक्ट तो 800 एकड़ का ही ऐसा बचा कुछ है। नहीं है, उसकी डिफाइंड नहीं था कुछ भी। एक झील है, उसको विकसित करना है, डेवलपमेंट करना है, और उस झील को डेवलप करने के लिए उसको फेजेस में हम डेवलप करेंगे, जिससे कि उसमें जो पीने का जो सिंचाई का पानी है उसको इकट्ठा करके हमने, जब बरसात होती है उसको यहाँ जमुना में का पानी जो है अपने कैनाल से, अपनी नहरों से और अपने जो ड्रेनेज से उससे हमें इकट्ठा करेंगे, और उसको इकट्ठा करके फिर हम जब जरूरत पड़ेगी उसको निकाल। लेकिन इसके अंदर एक आरटीआई भी डाली गई थी कोटला झील के ऊपर, और इसके अंदर कहा गया था कि आपने जो लोगों के सामने जो जानकारी रखी थी वो गलत रखी थी। नहीं, मैं तो कभी गलत जानकारी ना टीवी के माध्यम से और किसी से, कोई ऐसी गलत जानकारी नहीं। सेक्शन 4 और सेक्शन 6 की प्रक्रिया चालू हो चुकी है, बहुत जल्दी उस पर कार्य शुरू हो जाएगा, और सरकार ने पहली बार एक अपनी तौर पे इतनी बड़ी परियोजना को, झील को विकसित करने के लिए लैंड एक्विजिशन करने के बाद हरियाणा की पहली परियोजना है। नहीं तो हमारी अपनी झील होती थी, वो सरकार की या तो भूमि उसके स्वामी होता था, सरकार भूमि स्वामी। पहली बार एक्वायर करके किसी ऐसी परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शुक्रिया इस बात का करते हैं, पहली बार इतनी बड़ी परियोजना को शुरुआत करने की जो उन्होंने पहल करी, और बहुत जल्दी जो उसका नतीजा सामने आया। इंद्रजीत सिंह के चुनावी एजेंडे में थी कोटला झील, ठीक है, वो कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने पास करवाया है, मुख्यमंत्री पास हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने करा, वो तो केंद्र की, स्टेट गवर्नमेंट ने जो पैसा देना था वो तो अब तक नहीं दिया ना, इसके लिए। स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया पैसा, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं है इसका। स्टेट गवर्नमेंट अपने जो है फंड्स अरेंज करके इसको लागू कर रही है। ये तो देरी हुई है, वो तो इसीलिए देरी हुई। कोटला झील, कोटला झील का जो प्रोजेक्ट है, इसका श्रेय आपको मिलेगा या राव इंद्रजीत सिंह? नहीं, राव इंद्रजीत सिंह को तो किसी चीज का श्रेय मिलना ही नहीं। उन्होंने तो हमेशा से यही आरोप लगाने पे रहे कि वो नहीं हुआ। उन्हें स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से कौन है? मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हम स्टेट में बैठे। केंद्र सरकार का तो किसी, और केंद्र में भी जो परियोजना हुई, चाहे रेल लाइन की परियोजना हुई, उसके लिए भी मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया, और मुख्यमंत्री ने एक पत्र लिख के रेलवे मंत्रालय को दिया कि आधा खर्चा वहन जो है राज्य सरकार करेगी अगर आप मेवात को रेलवे लिंक से जोड़ते हैं। तो ये इसमें भी अब राज्य सरकार की पहल और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रयास ही हम कहेंगे कि उनकी वजह से ही हमें रेल के जितनी भी वो थी उसके में कामयाबी मिली। चलिए सर, अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, मेवात के लिए अलग से काडर भी बन गया है और उसके अंदर भर्तियां भी हुई हैं, लेकिन आज भी शिक्षा के क्षेत्र में मेवात काफी पिछड़ा हुआ है। तो इसके लिए कब कुछ क्या किया जा रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को कह सकता हूँ, शिक्षा के माध्यम से ही किसी इलाके का विकास हो सकता है, और वो एक धुरी है विकास की। जी, सबसे ज़्यादा स्कूल पूरे हरियाणा में हमारे इलाके में अपग्रेड हुए। सबसे ज़्यादा सर्व शिक्षा अभियान के तहत 3000 से ज़्यादा कमरों को उसमें किया गया, और 500 से अधिक लेक्चरारों को भर्ती किया जा चुका है। शिक्षा जो मेवात का जिले का अलग कैडर बना है। बहुत जल्दी हमने इसमें जितनी भी और वैकेंसीज हैं उसको भरेंगे, और इसी तर्ज पे सबसे ज़्यादा हाई स्कूल को अपग्रेड करने के साथ साथ हमने एक डाइट और बाइट, जो एक ही जेबीटी सेंटर था जो हमारे वालिद साहब के समय में आया था, उसको 2 जो डाइट और बाइट सेंटर वो लेके आए। 8 ITIs को उनको हमने अपग्रेड किया है और नई बनाई है। 2 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो हैं बहुत जल्दी उनका क्लासेस भी शुरू होने जा रही हैं और उनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो है बन के वक्फ का इंजीनियरिंग कॉलेज वो चल रहा है, उसमें पहला बैच इस वर्ष निकलेगा। और एक शिक्षा का हमने एक इस तरह का माहौल बनाया है, कहीं साइंस और मैथ स्कूल बन रहा है, कहीं माइनॉरिटी अफेयर डिपार्टमेंट। चलिए सर, एक चीज बताइए, आपके मेवात के लोगों का जो जीवन स्तर है, ठीक है, अगर ये बिल्कुल सर्वविदित बात है कि मेवात के लोगों का जो जीवन स्तर है बाकी हरियाणा से अगर कंपेयर करें, एक 20 किलोमीटर दूर ही गुड़गांवा का देखते हैं तो एक पेरिस का नज़ारा मिलता है। 20 किलोमीटर इधर जैसे ही सोना क्रॉस करते हैं, एक हमारे को अजीब सी लुक आती है, क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका जो है, अब विकास हो रहा है, वहां पर सड़कें बन चुकी हैं, लोगों तक सुविधाएं पहुंचनी शुरू हुई हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कब तक बाकी हरियाणा का जो स्तर है उस स्तर तक मेवात पहुंच पाएगा? अब देखो, किसी चीज का ये कहना, आलोचना करना बड़ा आसान है, लेकिन मैं मानता हूँ नहीं, मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं मानता हूँ कि जो रोड बिल्कुल टूटा पड़ा था वो रोड अच्छा बन चुका है। ये भी मानते हैं कि गुड़गांवा का एक हिस्सा हुआ करता था हमारा इलाका,
और आज गुड़गांव का अलग हिस्सा होने के बाद 9 वर्षों में इतनी चीजें जो फर्क आई हैं वो भी तो प्रयास से ही आई हैं। और एक चीज प्रयास किए जा रहे हैं, तो ऐसे प्रयास और बढ़ के कब जो मेवात के लोग हैं वो बाकी लोगों के स्तर तक मुझे बताते हुए ये बड़ी खुशी होती है। पूरी गुड़गांव कमिश्नरेट में पिछले सितंबर में 10वीं का नतीजा आया, उसमें हमारे जिले के बच्चों ने सबसे ज्यादा पास परसेंटेज देके हमारा मान सम्मान बढ़ा। ये एक बदलाव की जो है बयार शुरू हुई है और मैं ये मानता हूँ ह्यूमन रिसोर्स जब डेवलपमेंट शुरू होता है विकास में सबसे पहले उससे शुरू होता है और ये इमारतों का इनका रोल जो होता है सड़कों के ये बाद में आता है। एक उस तरफ हम उस तरफ चल पड़े हैं और ह्यूमन रिसोर्स में हमारी बच्चियों का जो है फीमेल लिटरेसी रेट वो बढ़ रहा है। हमारे स्वास्थ्य की सेवाओं में ओपीडीज की संख्या लाखों में पहुंच रही है। हमारी जो है माताओं की जो है गर्भवती उनको वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी जो है उसमें मतलब बहुत बढ़ोतरी हो रही है, हुआ है। लेकिन मेवात के अंदर जो आप डिलीवरियों की बात करते हैं आज भी काफी बड़ा तबका ऐसा है जो परिवार नियोजन जो है वो ढंग से अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। एक एक परिवार में आज भी 6-6, 7-7 बच्चे हैं वो तो अपने और जो वो योजनाएं हैं वो अब तक ग्रास रूट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। समय आने पे ही सब चीजों का जो होता है अपनी एक सोच है अपनी उस चीज में वो है। मेरे जिले में सबसे मेल फीमेल लिटरेसी पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। सर मैं लिटरेसी की बात नहीं कर रहा, मैं बर्थ रेट की बात कर रहा हूँ, परिवार नियोजन की बात कर रहा हूँ, मैं मेल फीमेल रेशो की बात कर रहा हूँ। मेल फीमेल रेशो के अंदर मेवात लिंगानुपात के अंदर मेवात में दिक्कत नहीं है, नहीं, लेकिन मेवात के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है जनसंख्या की, आबादी की, जो लगातार बढ़ती जा रही है। बर्थ कंट्रोल वहां नहीं है। वो अपने समय के साथ साथ सब चीजों में बदलाव होगा, लेकिन हम ये मानते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जब मानव संसाधन में विकसित होने लगता है उसमें शिक्षा का इन चीजों का आपको नहीं लगता कि जो पिछले लंबे समय से जो लगातार क्षेत्रवाद की जो बात की जा रही है, अगर मेवात के ऊपर पहले पूरा प्रॉपर ध्यान दिया गया होता तो आज मेवात स्थिति में ना होकर कहीं और आगे बेहतर प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता। जो क्षेत्रवाद की जो बात की जाती है कहीं ना कहीं मेवात ने भुगता है उस क्षेत्रवाद। देखो मैं ये कहूंगा कि ये तो किसी भी राजनीतिक दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी राजनीतिक दल है वो ही इन चीज़ों को क्षेत्रवाद और इन चीज़ों से ऊपर उठ के राजनीति करती है और उसका नेतृत्व जो है हमेशा से नहीं, क्या आपको नहीं लगता सर कि एक पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट आने चाहिए थे, उसके लिए स्पेशल ध्यान दिया जाना चाहिए था और उसको बराबर लेके आना चाहिए था। जो कोई इलाके पिछड़ जाते हैं उसके लिए एक फोकस होना जरूरी है, उसके लिए प्रयास जो है वो भी ज्यादा होने चाहिए और उसमें जो बजट की बात है वो भी उसमें स्पेशल बजट होना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं भेदभाव तो नहीं, कहीं ना कहीं भेदभाव भी हुआ और उपेक्षा भी हुई जी, उपेक्षा भी हुई। आज 2005 से जब हम बात करें 4100 करोड़ रुपए मेवात जिले में मतलब हमारे जिले में खर्च हुआ है। ये एक विकास के लिए अपने आप में एक पहल है और एक चीज को मान सकते हो कि एक चीज को सरकार का नेतृत्व का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सोच है उसमें कि सभी इलाके बढ़े और कोई ऐसा राज्य में ऐसा इलाका ना रहे जिसमें किसी तरह का उसमें भेदभाव रह के उसमें पिछड़ापन हो। और हम तो ये मानते हैं कि गुड़गांव एक पड़ोस में इतनी तरक्की करी और हमारे साथ साथ देखते देखते वो हम मतलब इतने पिछड़ गए, लेकिन हमें उम्मीद है कि बहुत अब लोगों का साथ मिला है, लोगों का एक चेतना आई है, लोगों में एक उमंग और एक लोगों के एक हौसला बढ़ा है और उसमें हम मानव संसाधन विकास और अपने जितने भी पैमाने हैं हमारे विकसित होने के उसमें हम बहुत जल्दी उसमें प्रदेश के स्तर से और प्रदेश की जो बिल्कुल सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मेवात भी बाकी हरियाणा की तरह पूरा डेवलप हो पाएगा और आने वाले दिनों में हम गुड़गांव और बाकी चंडीगढ़ से भी मेवात को कहीं आगे देखेंगे और आपके प्रयासों के अंदर हम भी लगातार आपके साथ रहेंगे। और धन्यवाद सर इस सारी बातचीत के लिए। तो फेस टू फेस का ये अंक यहीं तक और अगले हफ्ते फिर किसी और एक हस्ती के साथ करेंगे फेस टू फेस बातचीत। हकीकत कादियान को दीजिए इजाजत, नमस्कार।